हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर कुठियाला जी, जो कि अभी वर्तमान में पंचरत्न शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष भी हैं और एक शिक्षक के रूप में, एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और एक कुशल प्रशासक के रूप में आपने विभिन्न संस्थानों में अपना कार्य किया है और अभी वर्तमान में हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के आप अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार। जी, आपका स्वागत है सर। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। इस कार्यशाला में आज आभासी रूप से जुड़े पंचरत्न के सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार एवं सभी का अभिनंदन। संजय मित्तल जी का भी आज योगदान हमको प्राप्त होने वाला है, दिनेश जी का भी, और इसके सूत्रधार प्रदीप तिवारी जी, डॉक्टर प्रदीप तिवारी भी इसमें योगदान देने वाले हैं। वही उन्हीं की कल्पना से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और एक नया प्रयोग इस कार्यशाला के माध्यम से प्रारंभ हुआ है और हम लोग जो पंचरत्न शोध संस्थान में जो विचारों का एक संवाद बनाते हैं, एक विषय लेते हैं, कुछ लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं या कोरोना काल में वर्चुअली आपस में मिलते हैं और एक विषय को चर्चा में लेकर के आते हैं। उसके लिए उस विषय के सभी पहलुओं पर संवाद बनाते हुए और उस विषय के जो जितना भी गुण दोष होते हैं, मेरिट डिमेरिट्स होती हैं, उन पे चर्चा करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनता है जिसमें कि हमको लगता है कि इस विषय में हम जैसे गोष्ठी से पहले आए थे और जब गोष्ठी से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहले से अधिक जानकारी हमारे पास है, पहले से अधिक उस विषय का विश्लेषण हमारे पास है और पहले से अधिक उस विषय का की सार्थकता और प्रासंगिकता हमारे पास है। वो हमारे जितने लोगों ने संवाद में हिस्सेदारी की होती है सबको तो प्राप्त होता है, परंतु इस समुद्र मंथन जो हम छोटे छोटे समुद्र मंथन करते हैं, जो मंथन करते हैं और स्थान स्थान पर हर मास हम करते हैं, हर महीने करते हैं और एक विचारों का एक प्रवाह सब बनता हुआ दिखता है। उस प्रवाह को और अधिक आगे जनमानस तक ले जाने का काम भी हमको करना होता है। जिस प्रकार का के विचारों का आदान प्रदान गोष्ठियों में हुआ, उनको जनमानस तक ले जाने का काम भी हमारा होता है और उसको ले जाने का, उसको संचारित करने का काम जो है वो हमारा जो पारंपरिक मीडिया है, हमारे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और टेलीविजन रेडियो स्टेशंस हैं, टेलीविजन की चैनल्स हैं, उन तक पहुंचाना भी हमारे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वहां तक ले जाने के लिए एक
आप आर्ट एंड क्राफ्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम मीडिया में किसी बात को लेकर के जाते हैं तो उसको एक रूप देना पड़ता है, एक विशेष तरह से उसको लिखने का, प्रस्तुत करने का एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम जैसा कह सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम मीडिया तक पहुंचते हैं। उस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर मीडिया अगर उचित समझता है तो हमारी बात को जनमानस तक पहुंचाता है, उसको समाचार पत्र में छापते हैं या रेडियो पर उसकी बातचीत करते हैं या टेलीविजन में उसको प्रस्तुत करते हैं। तो मीडिया तक पहुंचने के लिए जो हमारा साधन होता है वो प्रेस विज्ञप्ति होता है, प्रेस रिलीज होता है। और प्रेस रिलीज लिखने की एक कला होती है जिसको हम सबको सीखने की आवश्यकता रहती है। आज इस वर्कशॉप जो 2 घंटे की होने वाली है उसमें हमें आ, आ, अपने दिनेश जी और सुभाष जी गोयल, ये इनका अनुभव है। दिनेश जी स्वयं पत्रकार भी रहे हैं और आजकल अदर साइड ऑफ द टेबल है, क्योंकि आजकल वो विधानसभा के कार्यों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इसके लिए वो प्रेस विज्ञप्ति का लिखने का उनका एक अभ्यास बना है। सुभाष जी भी पत्रकार रहे हैं और उनको भी प्रेस विज्ञप्ति लिखने का एक अभ्यास पढ़ाने का भी है और लिखने का भी है। क्षमा करें। और प्रदीप तिवारी जी भी मीडिया से वर्षों से जुड़े हुए हैं, पत्रकार के नाते, फोटो जर्नलिस्ट के नाते, और उनका भी अभ्यास इस तरह का है। तो पंचनद शोध संस्थान के विभिन्न केंद्रों की जो कार्यवाही ही है उसको मीडिया तक पहुंचाना और पत्रकारों तक पहुंचाना, और प्रेस विज्ञप्ति के और भी कई माध्यम होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ब्रीफिंग होता है, साक्षात्कार होता है, परंतु आज जो वर्कशॉप का विषय रहा है वो है प्रेस विज्ञप्ति लिखना। और मुझे लगता है कि एक बहुत आवश्यक कार्य के प्रशिक्षण का काम आज इस माध्यम से होने वाला है। मेरी इस वर्कशॉप के लिए, इस कार्यशाला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। और मुझे लगता है कि 2 दिन की इस कार्यशाला के बाद हमारी मीडिया में प्रेजेंस जो है पहले से अधिक होगी। आप लोग इस कार्यशाला को गंभीरता से ले और इसमें सिखाने और सीखने का काम करेंगे। और कल तक इस वर्कशॉप का और इसके बाद भी मुझे लगता है कि यह कार्यशालाओं का सिलसिला चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद दिनेश जी। प्रदीप जी, मैं चाह रहा था कि दिनेश जी अगर स्टार्ट करें इसको तो बेटर रहेगा। फिर मैं अपनी एक पीपीटी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सर ने जो बोला है उसी पे एक प्रेस नोट सबसे आग्रह करूंगा कि बनाएंगे उसको। प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है, आपका ठीक है, जैसा आप ठीक समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
आप सबका स्वागत है। जो भी सर ने जैसा अभी कहा कि जो मीडिया तक हमारी पंचायत की ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो, उसके लिए हमें एक फॉर्मेट में अपनी सारी बातों को रखना होता है, और उस फॉर्मेट की कंटेंट कैसा हो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सर ने जो बात की थी वो की थी कन्वेंशनल मीडिया पे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कन्वेंशनल मीडिया का मतलब है कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज कन्वेंशनल मीडिया के अलावा जो कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया है, कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया का मतलब है इंटरनेट पे जो हमारी प्रेजेंस है, उस पे आज न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, या कोई और इंटरनेट मीडिया है जिसको हम वेब जर्नलिज्म भी कहते हैं, उसका भी हमें ध्यान रख के अपने कंटेंट को तैयार करना चाहिए। और कन्वेंशनल मीडिया और नॉन कन्वेंशनल मीडिया यानी कि वेब मीडिया, उन दोनों के कंटेंट थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो कन्वेंशनल मीडिया पे हमें बहुत खासतौर पर प्रिंट मीडिया में हमें बहुत स्पेस मिल सकता है, रेडियो पे बड़ी लिमिटेड हमें जो टाइम मिलता है, या सेकंड में हमें मिलती है जगह, और टीवी पे भी उसी तरह हमारा रहता है। लेकिन वो सब चीज डिपेंड करेगी कि आपने अपने कंटेंट को किस तरह नोट डाउन किया है, या आपने अपनी चीजों को जो हमारे वक्ताओं ने बोला वो किस तरह से आपने नोट किया, किस तरह से आपने लिख के उनको दिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि कई पत्रकार भाई यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं भी खुद पत्रकार रहा हूँ। शाम का टाइम जो होता है, जब न्यूज़पेपर हम न्यूज लिखते हैं, उस टाइम इतना प्रेशर होता है कि एक ही आदमी के पास तकरीबन 10 जगह की प्रेस नोट्स आते हैं, और 10 जगह के प्रेस नोट्स इस बात पे भी कई बार डिसाइड होते हैं कि उसमें कंटेंट क्या है, और उसमें जो स्पीकर है वो कौन है। उसके अलावा इस बात पे ज्यादा डिसाइड होता है कि जो मैटर लिख के दिया है उसने, जो प्रेस रिलीज हमारे पास आई है, जिस भी इवेंट से आई हो, वो किस तरह से लिखी गई है। क्या वो न्यूज के फॉर्मेट में लिखी गई है, या फिर ऐसी अनाप शनाप लिख दिया। अब देखिए, कई बार हम ये देखते हैं कि हम पहले नाम लिख देते हैं बहुत सारे, ये फला उस इवेंट में था, फला उस इवेंट में थे, ये भी इवेंट में प्रेजेंट थे। तो उससे क्या होता है कि वो प्रेस नोट कहीं ना कहीं पिट जाता है, और वो प्रेस नोट की जगह जो रिपोर्टर चाहते हुए भी नहीं लगा पाता। इसलिए हमें पहले जो ध्यान रखना चाहिए वो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे वक्ताओं ने बोला है उसको हम पहले इंट्रो में डालें। इंट्रो कैसा होगा, उससे पहले हेडिंग कैसी होगी, इंट्रो में क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसके बाद बॉडी में क्या होना चाहिए, उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेज पे न्यूज में या प्रेस नोट में क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और आप में से अगर कोई थोड़ा सा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा जो प्रेस नोट लिख रहे हैं आजकल, तो उससे आगे मैं बढ़ूंगा। जो भी आप में से शेयर करना चाहे थोड़ा बहुत कि भाई वो किस तरह से अपना प्रेस नोट लिखते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आपका अनुभव जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। कोई भी आप में से जो प्रेस नोट आजकल रिलीज कर रहे हैं, उनका अपना क्या अनुभव रहा है, किस तरह प्रेस नोट लिखते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं आपका जो अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर सबके साथ। कोई भी आप में से जो शेयर करना चाहे, है कोई जो प्रेस नोट लिख रहे हैं आजकल किसी भी सेंटर के हो? कोई नहीं है? चलिए मैं हाँ जी, इस पे दिनेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, दिनेश चंद्र कुमारी जी 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 सर, मैं प्लीज सर, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर सकता हूँ इस बारे में। आई हैड ए लॉन्ग स्टिंट ऑफ ड्राफ्टिंग दिस न्यूज रिपोर्टिंग प्रेस रिलीज फॉर 20 years, अराउंड मोर देन दैट। उसमें मेनली बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसमें एक अच्छी बात आपने की है कि जो स्पीकर हैं, गेस्ट हैं, उनकी स्टेटमेंट को हेडलाइन बनाया जा सकता है, पहले उसको हम तवज्जो देते हैं, और उसके बाद फिर जो फंक्शन है उसको ब्रीफिंग किया जाता है, और फिर लास्ट में जो आयोजक हैं उनका डिटेल दिया जाता है। इस तरह चलता है। लेकिन जहां तक पब्लिश होने का ताल्लुक है,
तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो वहां पर पत्रकार बैठे हैं उनके स्पेस कितना है वो इस पे देखते हैं। आपकी रिपोर्टिंग कब गई है, कितना पहले गई, जब उन्होंने उसको फाइनलाइज करना उससे कितना पहले आपने सबमिट किया। उसके सिवाय एक इमेज दैट टू मैटर्स, जैसे आपके पंचनाद अच्छी संस्था है, शोध संस्थान है, तो उम्मीद करो कि इसका, मैं वैसे ये कहना चाहूंगा कि मैं नया अभ्यर्थी हूं आप लोगों के साथ में, पंचनद के साथ में, लेकिन इसका नाम बहुत ऊंचा है और इसको तवज्जो मिलेगी क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण का काम कर रहे हैं, समाज निर्माण का काम कर रहे हैं, समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इसके लिए हमें अच्छा सहयोग मिलेगा पत्रकार बंधुओं से। इस तरह है स्थिति जो मैं समझ पाया हूं। और कई बार बड़ा फंक्शन होता है बहुत बड़ा, तो उसको वो नहीं कवर कर पाते। कई बार ऐसे भी देखा है कि पत्रकार कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमें टाइप करके दीजिए, तैयार करके दीजिए, और जितना है उसको सारा का सारा वो फिट कर देते हैं अपने सिस्टम में। फिर वो अलग अलग पत्रकारों का अलग अलग दायरा, अलग अलग सोच है, उस हिसाब से वो डील करते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैड टू स्पीक। थैंक यू। ठीक है दिनेश जी, धन्यवाद। दिनेश जी हमारे फरीदाबाद के ही सेंटर कार्यकर्ता हैं, दिनेश कुमार कुमेरी जी। तो थैंक यू दिनेश कुमार जी। सर ने सही कहा कि हम लोग जो हमारा जो कंटेंट जाता है रिपोर्टर्स के पास, जो लगना या नहीं लगना वो बात अलग है, लेकिन हमारा पहले कंटेंट जो हम दे रहे हैं, हम अपनी प्रेस रिलीज में जो दे रहे हैं वो इस तरह से होना चाहिए कि जो उनके फॉर्मेट होता है न्यूज का उसके हिसाब से अगर रहेगा तो उसकी लगने के जो चांस हैं वो मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा कंटेंट ही ऐसा फॉर्मेट में लिखा होगा कि जिसकी पूरा का पूरा बॉडी जो फॉर्मेट है जो न्यूज का, वो अगर उसको नहीं फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली आपके न्यूज लगने के चांस या आपकी प्रेस नोट लगने के जो चांस है वो 20% से भी नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए पहले तो हम इस बात पे काम करेंगे आज कि हमारा जो प्रेस नोट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद फिर थोड़े से एग्जाम्पल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा और उसके हिसाब से आप देखिएगा कि आपने अपने प्रेस नोट में किस तरह का कंटेंट रखना है। मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। अदरवाइज मैं फेस टू फेस होता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपसे प्रैक्टिस भी कराता और आपके सामने कई एग्जाम्पल्स भी रख सकता था, लेकिन क्योंकि वर्चुअली हम लोग कनेक्टेड हैं तो इसलिए कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छे से आपको बता पाऊँ मैं उसमें। चलिए मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ अपनी तरफ से, वो देखिएगा और शायद मुझे लगता है कि आपकी चीजें और थोड़ी क्लियर होंगी। प्रेस नोट बोले या प्रेस रिलीज बोले, जैसे अभी सर ने कहा था कि 2-3 चीजों के फॉर्मेट की बात की थी सर ने, प्रेस रिलीज, प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरेक्शन विद द मीडिया और इंटरव्यू। तो प्रेस ब्रीफ और प्रेस रिलीज हम दोनों की अगर एक बात की बात करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वक्ता या स्पीकर और रिपोर्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग में कभी भी रिपोर्टर और रिसोर्स पर्सन या जो हमारा जो वक्ता है उसके बीच में इंटरेक्शन बहुत नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है। ज्यादातर जो डिप्लोमेट्स होते हैं या जो डिफेंस के लोग होते हैं वो प्रेस ब्रीफिंग ही करते हैं, वो ज्यादा रिपोर्टर्स से क्वेश्चंस नहीं लेते, रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते, इसलिए प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। लेकिन प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग मीडिया वाले लोग उनकी मतलब उनके बात रखने के बाद, अपने सब्जेक्ट रखने के बाद हम अपने वक्ता से, जो भी वहां पर रिसोर्स पर्सन है, उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो ये दोनों एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है।
तो आज मैं प्रेस रिलीज के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग के बाद, दोनों के बाद हम प्रेस नोट रिलीज करते हैं या प्रेस रिलीज हम इशू करते हैं मीडियाज के लिए। और अगर हम वर्चुअली करें तो ज्यादा बेटर है। हार्ड कॉपी के अलावा हम वर्चुअली करेंगे तो उनके लिए कट एंड पेस्ट करना आसान है। अब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फर्क रहेगा कि हिंदी में हम या तो जो पॉपुलर लैंग्वेज सिस्टम, जो मोड ऑफ हिंदी सिस्टम यूज हो रही है वो हो रही है मंगल। या तो मंगल में हम रिलीज करें अपने प्रेस नोट को या प्रेस रिलीज को हिंदी में मंगल में करें या फिर कीर्तिदेव में करें। दोनों में से एक कोई लैंग्वेज यूज होती है और जो सबसे बढ़िया रहता है मंगल। मंगल में क्या होता है कि आप जिस तरह से प्रेस रिलीज बनाते हैं, टाइप करते हैं, उसी तरह से वो कट एंड पेस्ट कर सकता है आराम से, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं MS वर्ड की अपनी एक हिंदी की यूनिकोड है। और कीर्तिदेव में कई बार क्या होता है कि अगर हमने विंडो 7 पे आपने टाइप किया है या विंडो 10 पे टाइप किया है और उनके पास विंडो दूसरी है, तो डेफिनेटली कीर्तिदेव की टाइप हिंदी की प्रेस रिलीज दूसरे कंप्यूटर पे जब आप खोलेंगे तो उसमें काफी कुछ बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करिए कि आप हिंदी की प्रेस रिलीज आप मंगल में टाइप करें, और मंगल में जब आप रिलीज करेंगे उसको तो डेफिनेटली दूसरे कंप्यूटर पे भी अगर वो खुलेगी तो बिल्कुल एज इट इज खुलेगी, क्योंकि वो एक यूनिकोड कोडिंग है, मतलब कोई भाषा नहीं है हिंदी की, वो कोडिंग है, इसलिए वो डिटो दूसरे कंप्यूटर पे खुलेगी। और सामने वाला रिपोर्टर ये नहीं कह सकता कि यार आपने जो प्रेस रिलीज भेजी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, यार मैं उसको लगा नहीं सकता, मेरे पास टाइम की बड़ी बाउंडेशन है और मेरे पास इतना ही टाइम था इसलिए प्रेस रिलीज मैं आपकी लगा नहीं सकता न्यूज़पेपर, आई एम सॉरी। लेकिन इसलिए मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी में अगर प्रेस रिलीज आप टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो डेफिनेटली उसको मंगल में ही टाइप करें आप। कीर्तिदेव में बहुत कम टाइप करें, क्योंकि कीर्तिदेव में अक्सर दूसरी जगह बदल जाती है। इंग्लिश में तो हम सब जानते हैं, वर्ड पे हम टाइप करते हैं, और वर्ड में भी अगर इंग्लिश में भी अगर आप टाइप करें तो वर्ड में टाइप करें, PDF फॉर्मेट ना बनाएं उसका, क्योंकि PDF फॉर्मेट बनाने के बाद आप जब किसी के पास भेजते हैं तो उसको कट एंड पेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, या उसमें करेक्शंस करना सबसे मुश्किल है। इसलिए डॉक्यूमेंट फाइल में उसको भेजें और उसको आसानी से वो जो रिपोर्टर होता है आपकी प्रेस रिलीज को आराम से उसको लगा सकता है। चलिए ये बेसिक चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेस रिलीज जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा हम न्यूज फॉर्मेट में रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग में, जी कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहा था? अच्छा ठीक है। तो हम जो प्रेस रिलीज लिख रहे हैं उसका अगर हम न्यूज फॉर्मेट रखेंगे तो बेटर रहेगा। प्रॉपर उसमें जो हमारा तरीका होता है ऊपर प्रेस रिलीज लिखना, आज की डेट डालना, ठीक है, किस एजेंसी से आया, अगर आप अपने उसमें जो लेटर हेड होता है अगर उसमें लिख के भेजते हैं तो ज्यादा बेटर तरीका होता है। लेटर हेड में प्रेस रिलीज और उसके बाद डेट और उसके बाद हेडिंग उसमें, और फिर उसके बाद जो न्यूज फॉर्मेट होता है उसमें रखेंगे तो बेटर रहेगा। न्यूज फॉर्मेट में आप क्या रखते हैं सबसे पहले? अब ये सारी चीजें रखने के बाद हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो आप प्रेस रिलीज लिख रहे हैं उसमें क्या चीज होनी चाहिए। टाइमलीनेस होना चाहिए, यानी कि हम टाइम का ध्यान रखते हुए उसको सही तरीके से लिखें, उसको लेट ना करें। प्रॉपर आज की अगर प्रेस, आज अगर कोई इवेंट हुआ तो आज के दिन ही उसको लिख के भेजें, और कोशिश करें कि 4 या 5 बजे से पहले न्यूज़पेपर वालों को भेज दें उसको। प्रॉक्सिमिटी, लोकल लेवल पे क्या आपके वक्ता ने बोला या लोकल लेवल पे उसमें क्या रोल रहा है, क्योंकि हम ये देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जितनी भी खबरें वो ऑलमोस्ट सब में सेम होती हैं, लेकिन लोकल लेवल की जो खबरें होती हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बड़ा मैटर करती हैं। इसलिए हम प्रॉक्सिमिटी का बड़ा ध्यान रखें उसमें। प्रोमिनेंस, फेमस पीपल, और जो भी जैसे आज हमारी ये जो वर्कशॉप का उद्घाटन जो किया हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने किया, किशोर कुठियाला जी ने, तो अगर हम जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करेगा कि हमारे कुठियाला सर ने उसमें क्या बोला। तीसरा है यूनिकनेस, एक स्टोरी विद विजय ट्विस्ट और स्ट्रेंज ऑकरेंसेस। मेन और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मेजर चीज क्या बोली सर ने। जैसे अभी बोला कि जो एक प्रेस रिलीज लिखने का सबसे बढ़िया जो मुख्य कारण है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य जो है वो ये है कि हमने जो 10-15 लोगों में आपस में बात की पंचनद की एक गोष्ठी में, वो आम जन तक कैसे पहुंचे। आम जन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस रिलीज बनाते हैं। प्रेस रिलीज को हम मीडिया तक पहुंचाते हैं और मीडिया के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो हमारा मकसद होता है कि हमारे विचार हम तक सीमित ना रहे, हम 10-15 लोगों तक सीमित ना रहे, हमारे विचार जन जन तक पहुंचे।
इसलिए हम उस प्रेस रिलीज को बनाते हैं और मीडिया तक पहुंचाते हैं, और मीडिया के पहुंचाने के बाद मीडिया वालों से बात भी करते हैं कि भाई हमारी ये प्रेस रिलीज आई है, इसका ध्यान रखना, लगा देना। तो इसलिए यूनिकनेस उसमें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग ये समझ सकें कि आपकी प्रेस रिलीज में आज जिस सब्जेक्ट पे बोला गया है वो कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। इम्पैक्ट, स्टोरी का इम्पैक्ट क्या रहेगा? स्टोरी दैट इम्पैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी मोर न्यूज वर्थी देन दोज इम्पैक्टिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। अब मान लीजिए अब जो हम बात कर रहे थे, जैसे कल एक खबर थी, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 फार्मिंग लॉज जो उन्होंने वापस ले लिया, वो बहुत बड़ी खबर थी। उसके अलावा लोकल लेवल पे वो खबर क्या रहेगी? लोकल लेवल पे जो किसान थे, किसानों को उससे क्या फायदा होगा, या किसानों को उनसे क्या नुकसान होगा, या किसान उस खबर को कैसे ले रहे हैं? क्या वो उस जहां पे वो एजुटेशन कर रहे हैं उससे वापस चले जाएंगे या अभी भी बैठे हुए हैं? इन सब चीजों के बारे में जो डिटेल आप लोकल लेवल पे डालेंगे, वो उस बड़ी खबर का उन छोटे किसानों पे क्या इम्पैक्ट आएगा? लोकल लेवल पे क्या रोड क्लियर हो जाएंगी या रोडों पर भी बैठे रहेंगे वो? इन सब चीजों को लेके अगर आप उस स्टोरी को लगाते हैं लोकल लेवल पे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस उस स्टोरी की है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन तीनों लॉज को, फार्मिंग लॉज को वापस तो ले लिया, वो तो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की खबर होगी, लेकिन उस खबर का आम आदमी लोकल आपके एरिया में क्या फर्क आया? क्या लोग रोडों पे से हट गए? लोगों के लिए आने जाने का रास्ता सरल हो गया? ये ज्यादा मैटर करेगा। conflict, if it bleeds it leads, stories with type whether it's actual violence or whatever it is, leave it। तो मेजर चीज ये है कि आप अपनी स्टोरी को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? आप प्रेस रिलीज बनाएं कैसे? 5 Ws का बड़ा ध्यान रखें। जैसे हम दो तीन चीजें होती हैं एक स्टोरी में। एक होता है कि हेडिंग क्या है, उसके बाद लीड में हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद बॉडी में क्या लिख रहे हैं। तो लीड का जो मेजर चीज है, इंट्रो जो होता है, किसी भी स्टोरी का इंट्रो जो होता है वो बहुत मेजर होता है। उसमें 5-6 चीजें आती हैं। हु सेज व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। किसने क्या कहा, कब कहा, क्यों कहा और किस लिए कहा। जैसे आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हु कौन है? यहाँ प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला जी हमारे अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस वर्कशॉप की शुरुआत की। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई प्रेस रिलीज का मकसद क्या है? प्रेस रिलीज का मकसद ये है कि आम जन तक हमारी बात पहुंचे। हम सिर्फ जो हमारी गोष्ठी होती है या संगोष्ठी होती है उनमें 5-10 लोगों तक ही वो चीज ना रहे, वो आम जन तक पहुंचे, हमारे विचार आम जन तक पहुंचे, और फिर वो डिसाइड करें कि हमारे जो विचार है वो आम जन के हित में है या उनके अनहित में। फिर किस दिन हुई स्टोरी? जैसे आज शनिवार है, शनिवार को ये हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हुई है, कल तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे हो रही है? ये न्यूज पोर्टल पे ही है, और पंचनद जो केंद्र है वो इसको, पंचनद प्रदीप जी इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भाई? ताकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो गोष्ठियां होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचे, या ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा हमारी जो विचार हैं वो न्यूज़पेपर्स में छपे। और छपने के लिए हमें उस फॉर्मेट को बनाना चाहिए, हमें उस फॉर्मेट में न्यूज को लिखना चाहिए या प्रेस रिलीज को लिखना चाहिए जो न्यूज का फॉर्मेट होता है। तो ये 5-6 चीजें हम जब अपनी प्रेस रिलीज लिखते हैं तो उसका ध्यान रखें कि हु सेज व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। क्यों कहा और कहाँ कहा और कब कहा और क्या कहा और किसने कहा। ये 5-6 चीजें अगर आप इंट्रो में डाल देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रेस रिलीज है वो ज्यादा इम्पैक्टेबल होगी, बजाय इसके कि आज प्रेस वर्कशॉप में प्रदीप जी आए, कुठियाला सर आए और कई लोगों ने भाग लिया, वो 5-6 लोग के नाम डाल दिए। शुरुआत में मैं देखता हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज भी देखता हूँ और कई लोगों की देखता हूँ, क्योंकि आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, आप कभी किसी को डिस्टर्ब करें तो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि ईगो प्रॉब्लम में कभी किसी को इंटरफेयर मत कीजिए, जो चल रहा चलने दीजिए। तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जानबूझ के नाम पहले डाल देते हैं। उनको लगता है कि ये नाम पहले डल गए तो उनका जो नाम, जो उनके नाम है वो टीटो जाके वो प्रेस रिलीज छप जाएगी और उनके नाम के बारे में लोगों को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, लोग उसे उनके नाम से जानेंगे। जबकि इस तरह की प्रेस रिलीज कभी छपती नहीं है, क्योंकि नामों से न्यूज़पेपर वालों को कोई लेना देना नहीं है, या पब्लिक नाम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, कारण क्या था, किसने कहा। मान लीजिए एक खबर
जो अगर लोकल लेवल पे भी अगर लगती है, तो जो डीसी साहब जो बोल रहे हैं किसी चीज के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय वहां के डीसी से नीचे वाले ब्यूरोक्रेट्स से। क्योंकि डीसी जो होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मेन जो गवर्नेंस का सोर्स होता है, गवर्नेंस का मेन पार्ट होता है। क्योंकि और उसके अलावा अगर डीसी से नीचे कोई भी सोर्स पर्सन है, अगर वो बोलता है किसी चीज के बारे में, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती बजाय डीसी के। तो इसलिए अभी जैसे हम लोग बोलेंगे या प्रदीप जी बोलेंगे या दिनेश जी बोलेंगे, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बृजकिशोर कुठियाला जी ने जो बोला वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनका जो स्ट्रेचर है, उनका जो ऑरा है वो बहुत बड़ा है, और वो जो शब्द बोलते हैं वो बड़े गिने चुने और काफी गहन उसमें बोलते हैं। तो इसलिए बृजकिशोर कुठियाला जी जो बोल रहे थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय सुभाष ने जो बोला, या दिनेश जी जो बोलेंगे, या प्रदीप जी जो बोलेंगे, या संजय मित्तल जी ने जो बोलेंगे। तो इसलिए हमें रिसोर्स पर्सन जो हमारा है वो ज्यादा कदावर है, तो उसकी बात पहले रखी जाएगी, और प्रेस रिलीज में भी हमें उसको पहले इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इंट्रो में जो पहला जो आपका पैराग्राफ होता है उसमें सबसे पहले जो रिसोर्स पर्सन है और जो भी मेजर अध्यक्ष हो या वो कीनोट स्पीकर हो, तो कीनोट स्पीकर ने जो बोला, अगर आप उससे अपनी स्टोरी को ओपन करते हैं, जैसे अभी दिनेश कुमारी जी ने जो बोला, अगर कीनोट स्पीकर के कोट से अगर आप ओपनिंग करते हैं अपनी प्रेस रिलीज को, तो मुझे लगता है वो प्रेस रिलीज ज्यादा इम्पैक्टेबल होती है, वो जल्दी लगती है बजाय किसी नाम के या किसी बैकग्राउंड के स्टोरी की। वो अगर हम पहले इंट्रो में ना डालें तो बेटर रहेगा। तो इसलिए इंट्रो में हमें 5 चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, 5 Ws, हु सेज व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इसके एग्जांपल्स में मैं दिखाऊंगा। अब जो प्रेस रिलीज लिखने का तरीका क्या, सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं, उसके बाद हम लीड लिखते हैं। लीड में 5 Ws की जो मैंने बात की, 5 Ws लीड में आते हैं। यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि क्या कहा, किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, और उसके बाद थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और लोगों ने भी क्या कहा, और साहब ने जो बोला है, कुठियाला सर ने बोला है, उसके अलावा जो मेजर चीजों के अलावा और कुछ चीजें जो ऐड की हैं उसको भी बीच में डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पहले क्या बोला कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रेस रिलीज का, प्रेस रिलीज को लिखने का तरीका क्या है, प्रेस रिलीज क्यों इशू करनी चाहिए, प्रेस रिलीज मीडिया के पास कितने बजे जानी चाहिए, प्रेस रिलीज जाने के बाद हम किस फॉर्मेट में उसको भेजें, और फिर न्यूज़पेपर में जो छपेगी तो कितने लोगों तक जाएगी और कितने लोग उसको सुनेंगे या पढ़ेंगे, ये मेजर चीज होती है। तो इसलिए लीड में हम पहले वही इंपॉर्टेंट चीज डालें जो हमारे लिए हमारे वक्ता ने जो बोली, उसके बाद उससे लेस इंपॉर्टेंट उसके नीचे आएगी और उससे कम इंपॉर्टेंट नीचे आ जाएगी। क्योंकि जब भी मान लीजिए न्यूज़पेपर वाले के पास एक ही कॉलम है आपकी स्टोरी के लिए, तो न्यूज़पेपर वाला क्या करता है, नीचे से स्टोरी को काटना शुरू करता है, ना कि ऊपर से। नीचे से स्टोरी कटेगा। अगर आपने मेन इंपॉर्टेंट चीजें अगर नीचे डालनी, तो वो नीचे वाली जो चीज, अगर उसने जल्दी से नीचे से स्टोरी काटनी शुरू की, तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपने नीचे डाली थी वो तो पहले कट गई। अब बचा क्या आपकी बॉडी में, आपकी स्टोरी में बचा क्या, प्रेस रिलीज में बचा क्या, ये लोग आए, इन लोगों ने ये कहा, 10 से 15 इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे, उनके नाम ये। अगर आपने ऐसा स्टोरी लिखी है, लीड में ये लिख दिया कि 10-15 लोग आज की वर्कशॉप में आए, उसमें डीपी वार्ने जी थे, सुभाष जी थे, संजय मित्तल जी थे, कुठियाला सर थे और लोग थे, अगर उनके सारे नाम आपने शुरुआत में डाल दिए, बाकी लास्ट में डाला कि भाई कुठियाला सर ने जो अध्यक्ष हैं पंचरत्न के, उन्होंने आज ही प्रेस रिलीज को लेके या वर्कशॉप को लेके ये चीज कही, अगर वो लास्ट में डाल दिया, तो अगर एडिटर ने आपकी स्टोरी को नीचे से काटना शुरू किया तो इंपॉर्टेंट चीज तो नीचे थी, वो कट गई, बाकी लेस इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर रह गई, तो आपकी स्टोरी बची क्या। अगर वो स्टोरी लग भी गई तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर डालिए कि आपके वक्ता ने, जो मुख्य वक्ता था या अध्यक्ष जो था आपकी गोष्ठी का, या आपकी गोष्ठी का जो कीनोट स्पीकर था, मुख्य वक्ता था, जो प्रस्तोता था जो, उन्होंने क्या कहा उसको पहले ऊपर डालिए, और उसमें उन्होंने जो बोला है उसके अलावा उस जगह का नाम, फिर उस स्टोरी की हेडिंग, जो संगोष्ठी थी उसका नाम, उसको क्या, किस विषय पे वो संगोष्ठी हुई, कब हुई, कैसे हुई, और उन्होंने जो मेन जो प्रस्तुता थे उन्होंने क्या कहा। अगर ये आप शुरुआत में डालते हैं तो प्रेस रिलीज आपकी ज्यादा इंपैक्टेबल रहेगी। इसलिए हम इन्वर्टेड पिरामिड में हमेशा स्टोरी लिखते हैं।
तो इन्वर्टेड पिरामिड में का फॉर्मेट होता है कि भाई पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर लिखो, लेस इंपॉर्टेंट नीचे ले आओ बॉडी में, और कंक्लूडिंग स्टेज में उसका बैकग्राउंड डालिए। अगर मैं होता इस स्टोरी के बारे में, मैं लिखता कि भाई प्रेस रिलीज का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि संगोष्ठी के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उसको मीडिया में पहुंचाया जाए। और यह वक्तव्य या ये बात आज पंचनद के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर बृष किशोर कुठियाला जी ने प्रेस नोट राइटिंग वर्कशॉप में आज कही, जिसमें उन्होंने आगे इसको ये ऐड करते हुए कहा। तो इसलिए आज प्रेस नोट शनिवार के दिन जो वर्कशॉप हुई है जिसकी शुरुआत की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई प्रेस रिलीज ये है, तो मैं इसकी जगह लीड में ये डालता। उसके बाद फिर मैं लिखता कि उन्होंने आगे ये कहा कि भाई हम लोग कई बार देखते हैं कि पारंपरिक मीडिया तक सब चीजें हमारी नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती हैं तो बेकार फॉर्मेट में पहुंचती है, इसलिए वो लगती नहीं, ये लेस इंपॉर्टेंट में डालता। उसके बाद मैं कहता कि भाई पंचनद की शुरुआत 1980 में और 1980s में हुई, जब पंजाब में टेररिज्म पीक पे था, उस टाइम लोग उससे कट चुके थे, ये बैकग्राउंड में डालता। तब ये पंचनद की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को एक मंच पे लाया जाए ताकि आपस में दोबारा से विचारों का आदान प्रदान हो और लोग दोबारा से एक साथ बैठे और भाईचारा बढ़े, ताकि पंजाब में दोबारा से शांति आए। तो ये इस तरह मैं अगर स्टोरी को लिखता तो इस तरह लिखता। अब आपका फॉर्मेट जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आप में से कई लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो इसलिए आप पहले करंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे लीड में डालिए, और उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट जो डालना है वो डालिए, क्योंकि अध्यक्ष के अलावा या प्रस्तुता के अलावा और भी कई लोग इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, सवाल जवाब होते हैं, उसको बॉडी में डाल दीजिए, बीच वाले एरिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला जो एरिया है आपका। और उसके बाद बैकग्राउंड में डालिए कि भाई ये पंचनद गोष्ठी या फलाना केंद्र हर महीने एक गोष्ठी करता है समसामयिक विषयों पे, और उसमें किसी न किसी वक्ता को बुलाया जाता है ताकि लोगों को उस चीजों के बारे में या उस विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागृति लाई जाए। ये इस तरह से हम एक स्टोरी प्रेस रिलीज लिखने में हम कोशिश ये करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी प्रेस रिलीज ज्यादा से ज्यादा लोग या ज्यादा से ज्यादा मीडिया वाले उसको कवर करेंगे और उसको पेज देंगे अपने न्यूज़पेपर्स में, या आप और मीडियम जो आपकी पारंपरिक मीडिया हो या नॉन पारंपरिक मीडिया हो या आपका डिजिटल मीडिया हो, सब में आपको स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड पिरामिड में अपना प्रेस रिलीज लिखें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब देखिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चाइना शुड बी नो डाउट अबाउट आवर स्टैंड, जयशंकर जी, आज की ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये हेडिंग हो गई इसकी। अब लीड में क्या है, देखिए लीड में न्यू दिल्ली आपकी डेडलाइन हो गई, टाइम्स न्यूज नेटवर्क इसका सोर्स हो गया। अब देखिए, चाइना शुड बी इन नो डाउट अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन द बायलैटरल रिलेशनशिप एंड व्हाट इज एलिंग इट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर said in a firmly worded message to Beijing, even as military level talks on the border standoff remains stalemated and Chinese leaders see। तो मेन इंट्रो में ये आपका इंट्रो हो गया, ये मेन इंट्रो है जिसमें जैसे एस जयशंकर ने किसके बारे में क्या बोला और क्यों बोला। ठीक है, ये इसमें एक मेन इंट्रो में आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये बॉडी स्टार्ट हो गई। उससे आगे उन्होंने क्या बोला, आई डोंट थिंक the Chinese have any doubt on where we stand on our relationship and what is not gone right with it. I have been meeting my counterpart Wang Yi a number of times as you would say explanation। तो एक इंग्लिश की लैंग्वेज में हम सेम हिंदी और इंग्लिश में ऑलमोस्ट वही करते हैं कि हम पहले हेडिंग देके उसके बाद जो भी आपका इंट्रो है उसमें इंट्रो में हम प्रेस रिलीज में मेन चीज डालते हैं, जो सोर्स पर्सन है उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद उससे लेस इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं। और मैं दो तीन एक लोकल न्यूज दिल्ली की है ये, इन ए फर्स्ट IIT टू हायर कोटा बेस्ड फैकल्टी। तो आप देखिए मुंबई, ये देखिए मुंबई की खबर लगी है, मुंबई से लगी है खबर, तो डेडलाइन मुंबई हो गई आपकी। फॉर द फर्स्ट टाइम since they were set up, IITs have placed advertisements for quota based hiring of faculty members. The recruitment process for which IITs had autonomy had been changed at the behest of the center and new deadlines set। तो ये एक इंट्रो में उन्होंने IIT ने क्या डिसीजन लिया है या किस तरह के प्रोसेसिंग आगे होने वाली है रिगार्डिंग द कोटा बेस्ड फैकल्टी रिक्रूटमेंट, उसके बारे में एक खबर लगी। तीनों कृषिकान एक लोकल बिना समय सीमा के अधीन हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग जो कर रहा है उसने एक ये खबर लगाई है, और हो सकता है ये प्रेस रिलीज भी हो।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज इशू हुई हो और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उन्होंने लगाई हो, या किसी और सोर्स की बेसिस पे कहीं ना कहीं से एक प्रेस रिलीज आती है तो वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में छप जाती है, उसमें ज्यादा रिपोर्टर ऊपर नीचे नहीं करता। हो सकता है पीटीआई ने रिलीज की हो, देखो पीटीआई ने ही रिलीज की है ये स्टोरी, ठीक है, ये सोर्स है पीटीआई ने रिलीज की दिल्ली से, और उसने क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिन समय सीमा के माध्यम प्राधिकारी द्वारा दी जा रही भर्ती प्रक्रिया अर्थहीन हो जाएगी। इसके ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के आर्म्स कांस्टेबल की भर्ती से जुड़े के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये एक एजेंसी ने रिलीज की, और एजेंसी ऑलमोस्ट उसी तरह से फॉर्मेट में जाती है खबर जो आप प्रेस रिलीज बनाकर डालते हैं, क्योंकि प्रेस रिलीज कहीं ना कहीं आपकी टीटो अगर सही फॉर्मेट में है तो वो लगा देते हैं न्यूज़पेपर वाले। इसी तरह दिल्ली के एनसीआर में आप देखिए, ये भी किसी राज्य ब्यूरो ने रिलीज की है, तो राज्य ब्यूरो इनका अपना ही होगा न्यूज़पेपर वालों का। अब उसमें क्या क्या चीज मेन होती है, उसके सोर्स जो पर्सन होता है, रिसोर्स पर्सन जो आपका होता है, कहीं ना कहीं इंट्रो में और बॉडी में उन्हीं का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वही एक आदमी जो बोल रहा है वो कई इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, तो उस इंपॉर्टेंट चीज को ही लगातार हम लोग रिपीट करते हैं, और रिपीट ना करके मतलब हम उसी चीज को एलिब्रेट करते चले जाते हैं। तो पहले तो हम 5W उसमें लेते हैं, पहले इंट्रो में, प्रेस रिलीज में, और उसके बाद और उन्होंने क्या ऐड किया वो उसमें ऐड होता चला जाता है बॉडी में, और लास्ट में जाके हम कंक्लूडिंग स्टेज पे रखते हैं उसको। तो all information in news article must be attributed to the source where the reporter got his information. The reporter must indicate or press release maker article where material was obtained from an interview, court document. और अगर हम ज्यादा से ज्यादा ये भी ध्यान रखें कि प्रेस रिलीज 2 फॉर्मेट में रखें, एक प्रिंट के लिए और एक हम डिजिटल के लिए रखेंगे, तो हमारा और थोड़ा सा काम या रिपोर्टर का और थोड़ा काम आसान हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि दोनों के दोनों हम इस फॉर्मेट में रखें कि हमारी प्रेस रिलीज डिजिटल में भी चल जाए और कन्वेंशनल मीडिया में भी चल जाए, प्रिंट मीडिया में भी चल जाए। तो इसलिए हम 5Ws का पहला इंट्रो हम जरूर एक केयरफुली लिखें, और उस 5Ws में हम ये लिख दें कि किसने कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा और किस लिए कहा। अगर आप स्टोरी को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आप इंट्रो को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि आज पंचरत्न शोध संस्थान ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, और जिसमें बृजकिशोर कुटियाला जी ने कहा कि भाई प्रेस रिलीज इशू होनी चाहिए। उस प्रेस रिलीज का मुख्य मकसद हमारा ये होता है कि हमारे विचार आम 10-15 अपने वक्ताओं श्रोताओं के अलावा आम जन तक पहुंचे। एक फॉर्मेट ये हो सकता है इंट्रो का, दूसरा फॉर्मेट ये हो सकता है कि भाई आम जन तक प्रेस रिलीज का मुख्य उद्देश्य आम जन तक पहुंचाने, आम जन तक पंचरत्न के विचारों को पहुंचाने का उद्देश्य होता है। और यह बात बृजकिशोर कुटियाला जी ने आज वर्कशॉप के उद्घाटन करते हुए कही। तो आप फॉर्मेट कोई भी हो सकता है इंट्रो का, आपका इंट्रो का अगर फॉर्मेट आप अगर उनके कोड से स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। और भी कई चीज हम लोग देखते हैं अपनी प्रेस रिलीज में, और प्रेस रिलीज के फॉर्मेट्स अलग अलग हमेशा होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको करते हैं। तो प्रदीप जी। जी, हम सबके आदरणीय डॉक्टर आर्य जी हमारे बीच में आ गए हैं। इनको मैं प्रणाम करता हुआ, क्योंकि शुरू में जो परिचय हुआ था माननीय आर्य जी का परिचय उस समय रह गया था, वो अब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हम सबके लिए आदर और सम्मान के योग्य श्री प्रोफेसर बृजकिशोर कुटियाला जी, और आज इस कार्यशाला के संचालक श्री प्रदीप तिवारी जी, और मेरे से पहले अभी जिन्होंने बात रखी डॉक्टर सौरभ गोयल जी, और हमारे जो निदेशक बीच में ही जुड़े हैं कृष्ण पांडे जी भी हमारे बीच में जुड़े हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे साथी जो परिचय हुआ था उस समय नहीं थे, यमुनानगर से उदय भान जी और इस प्रकार कई साथी जो बाद में आए हैं, उन सबको मेरी ओर से नमस्ते। आज जो ये विषय रखा, कल रात ही मतलब डॉक्टर तिवारी जी से बात हुई कि इसी प्रकार की योजना बनी है और उसमें इस प्रकार कुछ कार्यकर्ताओं ने अभ्यास करना है। मेरी आवाज आ रही है जी सभी को? एक बार थोड़ा सा बता देंगे। आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है।
वैसे तो ये जो विषय है प्रेस विज्ञप्ति लेखन का, ये सीधा सीधा एक प्रैक्टिकल विषय है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल के बाद हम इस चीजों के अभ्यस्त हो गए हैं और बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन आयोजन हम कर लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि जिन चीजों को हम प्रैक्टिकल बहुत समय, जिसमें समय और श्रम जिसमें ज्यादा लग रहा हो, तो उन चीजों को इस प्रकार हम एक ऑनलाइन माध्यमों से उन चीजों को जितना संभव हो सके कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास है प्रदीप जी का, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। प्रेस विज्ञप्ति की जहां तक बात है, वैसे तो हमारा जो संगठन है पंचनद शोध संस्थान, वो किसी भी पब्लिसिटी का या किसी भी प्रचार का भूखा नहीं है, लेकिन जो हमारा कार्य है वो एक राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का है। हम जो विचारों का विचार विनिमय करते हैं, विचारों का जो संपादन करते हैं समाज में, वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे, उसका ना पूरा प्रभाव। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे जो विचार है उसका जितना व्यापक प्रचार होगा उतना ही समाज के देश की भलाई में होगा। क्योंकि जिस प्रकार का जो समाज में हम देख रहे हैं, खासकर मीडिया का जो कंटेंट है, उसमें नकारात्मकता और जो इस प्रकार का जो समाज को नहीं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उस प्रकार का कंटेंट प्रचुर मात्रा में है। और इस प्रकार का जो एक कंटेंट जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में, अन्य माध्यमों में, सोशल मीडिया पे भी इस प्रकार के प्रचार सामग्री का प्रमुख एक कारण यह भी है कि जो सकारात्मक, प्रभावी और समाज के लिए उपयोगी सामग्री जो आनी चाहिए मीडिया में, उसके सोर्स कहीं ना कहीं इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय ये रहते हैं, उदासीन रहते हैं। अगर ये समाज के जो सकारात्मक शक्तियां हैं ये जितना ज्यादा सक्रिय होंगी और ज्यादा से ज्यादा मीडिया को सकारात्मक चीजें, उपयोगी चीजें देंगी समाज को, मीडिया को, तो उनका जो रेशो है, उनका जो प्रतिशत है बाकी नकारात्मक और अनावश्यक चीजों का, वो धीरे धीरे कम होगा। इसलिए हम ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो पंचनद शोध संस्थान है, वो भले ही प्रचार की उसको आवश्यकता नहीं है, भले ही उसको कोई किसी भी प्रकार के हित नहीं चाहिए ये मीडिया से, तो भी समाज के हित में, देश के हित में सकारात्मक चीजों के लिए वहां स्थान बनाना और मीडिया के उन जगहों पे अपनी बात पहुंचाना, ये हमारे लिए देश हित में और समाज हित में है। इसलिए हमें इस विषय को, जैसे हम बाकी हम अपने कार्य करते हैं, संगठन का विस्तार, संगठन का विकास, कार्यकर्ताओं का विकास, ये भी एक बड़ा प्रमुख पक्ष है कि जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारे जो विचार है, वो मीडिया के माध्यम से ज्यादा समाज तक पहुंचे। इसलिए जो ये आज की विचार गोष्ठी है, ये सीधे सीधे इसी उद्देश्य से रखी गई है कि जो हमारा विचार है वो मीडिया तक पहुंचे और समाज में इसकी ग्राह्यता बने और समाज में सकारात्मकता का वातावरण बने। विषय बहुत लंबा है क्योंकि अलग अलग प्रचार माध्यम है, हर प्रचार माध्यम की अलग अलग विधाएं हैं। उनमें से एक विधा, जैसे प्रोफेसर कुटियाला जी ने शुरू में ही स्पष्ट किया कि बहुत सारे माध्यम है मीडिया में जगह बनाने के, उसमें प्रेस ब्रीफिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इवेंट मैनेजमेंट है। तो इस प्रकार की जो सारी गतिविधियों में से एक गतिविधि है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति एक ऐसा माध्यम है जिनको हम बड़े कम खर्चे में, कम संसाधनों में अपनी बात मीडिया तक पहुंचा सकते हैं। बाकी जो दूसरे आयोजन है, जो दूसरे माध्यम है अपनी बात मीडिया तक, मीडिया में अपनी स्पेस बनाने के, वो थोड़े से अपेक्षाकृत इससे ज्यादा महंगे हैं, कॉस्टली है, उसमें धन की जरूरत होती है, समय की ज्यादा जरूरत होती है और मैन पावर की भी जरूरत होती है। लेकिन जो ये प्रेस विज्ञप्ति है, ये सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे सस्ता माध्यम है। और मुझे ये भी लगता है, जहां तक मेरा अनुभव है मीडिया में काम करने का और अब इधर विधानसभा में काम करने का, कि सबसे प्रभावी भी है कि जो हम अपनी बात को जिस माध्यम से रखना चाहते हैं, हम बहुत हद तक उस मामले में सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा एक रेडी टू पब्लिश जैसी आइटम है। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नहीं तो कम से कम प्रत्येक अध्ययन केंद्र में कम से कम दो तीन कार्यकर्ताओं को इस कला में निपुण होने की बड़ी जरूरत है। तो आज जो अध्ययन केंद्रों ने अब हम सबके जो नाम तय किए हैं कि हम इस कला के बारे में सीखें, इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करें और थोड़ा थोड़ा हम अपना इसमें बाद में अभ्यास करें, ताकि हम अपने बात को, अपनी विचारों को, हम अपनी गतिविधियों को मीडिया तक पहुंचा सकें। मेरे से पहले डॉक्टर सौरभ गोयल जी ने प्रेस विज्ञप्ति लेखन के संबंध में जो एकेडमिक पक्ष है वो बड़ी बारीकी से रखा और उसमें जो सारा विषय था वो काफी कुछ क्लियर हो गया है। उसके बाद जो कहने वाली बात रहती है, उसके बाद ये रहता है कि हम जो वर्तमान जो सिनेरियो है मीडिया का, उसको एक प्रैक्टिकल पक्ष में
उसको प्रैक्टिकल उसमें देखें कि हमें भी जब ये पढ़ाया गया था, हमने भी जब कोर्स किया था, जैसे अभी डॉक्टर सौरभ गोयल जी ने बात की 5Ws की, तो कई बार अगर हम अखबारों में खबर देखेंगे तो हमें कई बार ये लगेगा कि जो भी मीडिया के एक्सपर्ट है, जो एकेडमिक लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, आज अगर वो कोई भी अखबार उठा के देखेंगे तो अगर वो कोई भी खबर उठा के देखेंगे तो उनमें से ज्यादातर खबरों में उनको ये महसूस होगा कि इसमें जो 5Ws है उसका पालन नहीं किया गया। तो एक ट्रेंड बदल रहा है, समय के साथ काफी चीजें बदल रही है और मीडिया की लाइन में भी ये एक बहुत बड़ा बदलाव, लेखन शैली में बदलाव आ रहे हैं। तो हमें कई बार ये देखना पड़ता है कि इसका प्रैक्टिकल पक्ष क्या है। कई बार हम 5W ढूंढ भी नहीं पाएंगे इस प्रकार की मान लो गतिविधि है। आमतौर पे 5Ws का मैं कोई विरोधाभास नहीं कर रहा, आमतौर पे उनमें ज्यादा मायने रखता है जहां पर कोई घटनात्मक कार्य हो, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना घटी है। लेकिन जहां तक बात विचारों के विनिमय की है, वहां पर विचार ही प्रमुख है और वक्ता ही प्रमुख है। तो हमें विचार और वक्ता, इसके आसपास हमने अपनी चीजों को रखना चाहिए और इन्हीं चीजों को, क्योंकि हमारा जो पंचनद शोध संस्थान है वो विचार आधारित एक संगठन है और उसके जो निष्कर्ष है, उसके जो वहां उसके मंच पे जो रखी गई बातें हैं, उन बातों का जो कंक्लूजन है वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है। कई बार वक्ता भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, कई बार हमारा विचार ही है और उस विचार को ही हमें हाईलाइट मीडिया के माध्यम से करना होता है। जहां तक मेरा अनुभव है, आमतौर पे जिस प्रकार से हम जैसे लोकल केंद्रों के भी कार्यकर्ता इस कार्यशाला में है और हमारा जो प्रेस विज्ञप्ति है सबसे पहले हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके पास से जाएगा। तो जो स्थानीय पत्रकार, जो भी रिपोर्टर हैं, उस बीट को जो देखते हैं, सामाजिक कार्यों की बीट को, तो वो आमतौर पे जो रिपोर्टर्स होते हैं वो आमतौर पे कॉपी पेस्ट की प्रैक्टिस आजकल चली हुई है। और जैसा कि अभी पहले कहा कि आपका टाइपिंग फॉर्मेट कैसा है, आपका फॉन्ट कैसा है, वो बहुत चीजें इसमें मायने रखता है। तो सबसे पहले तो हमें जो तकनीकी पक्ष है इसी विषय का, उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे पाठक वर्ग है जो सिर्फ उत्तर भारत है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू, इस प्रकार का जो हम आज जहां पर हम बैठे हैं, तो वहां पर हिंदी एक जो है वो प्रमुख भाषा है। अपने जो वक्ता होते हैं, अपनी जो गोष्ठियां होती है, उनका माध्यम भी लगभग हिंदी रहता है। तो हमें अपनी जो प्राथमिकता है वो हिंदी के साथ साथ हिंदी ही प्राथमिकता रहे और उसके साथ साथ एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में जहां संभव हो सके इंग्लिश में प्रेस विज्ञप्ति जाए। जहां तक हिंदी वाली बात है तो उसमें जो अभी बताया गया कि यूनिकोड फॉन्ट, तो यूनिकोड जो फॉर्मेट है वो ही सबसे बेस्ट है और वो मतलब उसके बहुत सारे विकल्प है। यूनिकोड जो फैमिली है, यूनिकोड एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है और यूनिकोड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे फॉन्ट आते हैं। उसमें जैसे इन्होंने बताया अभी कि मंगल फॉन्ट एक प्रमुख फॉन्ट है। उसके साथ साथ जो अन्य फॉन्ट है बहुत सारे, जैसे भास्कर ने भी अभी अपने यूनिकोड वर्जन तैयार कर लिए हैं। तो हमें यह ध्यान रखें कि यूनिकोड की टाइपिंग पे हम ये रखें ताकि उसकी कॉपी पेस्ट इसका सिर्फ इजिली हो और वो किसी भी मतलब डिवाइस पे, वो अगर प्रेस नोट है, अगर लैपटॉप पे किसी ने पढ़ना है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टैब पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे, एंड्रॉइड पे, एप्पल पे, जिस भी वो फॉर्मेट पे, हर फॉन्ट पे जिसपे वो रीडेबल हो, विजुअल हो, एडिटेबल हो, वो मतलब एडिट करने के लायक हो, तो वो एक यूनिकोड फॉन्ट है। इसलिए हमें एक तो ये प्राथमिकता रखनी पड़ेगी कि जो भी हमारे प्रेस विज्ञप्ति है उसका एक तकनीकी पक्ष ये है कि वो यूनिकोड टाइप में हो। सेम ही है ये टाइप, मतलब उसके लिए कोई अलग से टाइपिंग सीखने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति कृति देव में टाइपिंग कर लेते हैं, एक दो की को छोड़ करके लगभग सेम वो की इसमें बटन वो अपने कीबोर्ड पे रहते हैं। पहला पक्ष तो यह है कि इसको हम यूनिकोड में रखें। दूसरा इसमें पक्ष ये है कि हम उसको फॉर्मेट में जैसा अभी बताया कि पीडीएफ फॉर्मेट बिल्कुल भी मतलब उपयोगी नहीं है। उसको सिर्फ एक ये है कि वो सिर्फ देख सकता है व्यक्ति। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके उसको कंटेंट को कॉपी नहीं किया जा सकता, पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसका जो फॉर्मेट है वो हम या तो सीधा जो इंटरनेट का अपना एक सरफेस है, ये जीमेल का सरफेस है, व्हाट्सएप का जीमेल है, उस पे ही रखें, और नहीं तो उसकी MS वर्ड की फाइल है जहां पर वो सीधे आसानी से डाउनलोड हो जाए और आसानी से खुल जाए, उसको वहां से वो प्रयोग में लाया जा सके। दूसरा जो सबसे इसमें प्रमुख पक्ष है वो है, हम जैसे अभी इन्होंने जो सारा बताया कि कंटेंट में प्रमुख पक्ष है कि हम अगर तकनीकी पक्ष के बाद हमारा आता है कि लेखन में हमने क्या करना है कि जो हमारा विचार में प्रमुखता है वो हम रखें, और उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे विचार में वो कई बार ऐसी चीजें होती है हमारी गोष्ठियों में, हमारे उसमें, कि वो हमारे लिए तो बहुत उपयोगी होता है लेकिन सामान्य समाज के लिए, सामान्य मीडिया के लिए उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं होती। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा
कि जो हमारी बात है वो भले ही हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्या बाकी समाज भी उससे चाहेगा, बाकी जो प्रबुद्ध वर्ग है, बाकी जो मीडिया के लिए उसकी क्या सिर्फ उपयोगिता है। इसलिए हमें अपनी गोष्ठियों में से ये थोड़ा सा एक बारीकी से हमें समझना पड़ेगा इसको, कि हमारी गोष्ठी में सर कुछ कह रहे हैं, प्रोफेसर कुठियाला जी सर कुछ कह रहे हैं क्या आप? नहीं। अच्छा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जिन चीजों को इंपॉर्टेंस मानते हैं, हमारे साथ साथ क्या वो बाकी मीडिया के लिए उपयोगी है। अगर हमने प्रेस नोट बहुत अच्छा बनाया और वो प्रेस नोट हमारे हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन उसकी मीडिया के हिसाब से कोई सिर्फ उपयोगिता नहीं है। जैसे कि आमतौर पर एक प्रचलन में आता है कि मीडिया को चटपटा चाहिए, मीडिया को एक नकारात्मकता चाहिए, मीडिया को बेशक हम उसे चटपटा ना बनाएं, बेशक हम उसे नकारात्मक ना बनाएं, लेकिन तो भी हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें न्यूज वैल्यूज की क्या है, न्यूज वैल्यू पे हमें फोकस रखना पड़ेगा। जैसे मान लो पिछले दिनों माननीय मुकुल कानितकर जी ने पंचकुला में एक विचार गोष्ठी की, तो हमारे लिए शायद उस विचार गोष्ठी में ये चीज महत्वपूर्ण होगी कि जो प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई, हमारे लिए ये अच्छी चीज है, लेकिन शायद इसका मीडिया के लिए कोई उपयोगिता ना हो। मीडिया के लिए शायद उस चीज की उपयोगिता ज्यादा हो जिसकी हमारे संगठन में कोई ज्यादा विशेष महत्व ना हो। मान लो मुकुल कानितकर जी ने उस गोष्ठी में ये कहा कि हम आने वाले समय में जल के प्रति जागरूकता करने के लिए बहुत बड़ा एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेंगे, और इस अभियान में भारत सरकार का मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अपने स्कूलों के माध्यम से और अपने कॉलेजेस के माध्यम से शामिल होगा। अगर ये बात है और इस प्रकार का सोर्स है, तो आमतौर पे मेरा मानना है कि मीडिया के लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि पंचनद शोध संस्थान और भारत के मतलब अपने जो केंद्र सरकार है वो देश में एक बहुत बड़ा एक जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है, और उसके साथ अगर हम कोई ऐसी चीज को जोड़ देंगे कि जैसे बेटी बचाओ अभियान है या कुछ इस प्रकार का, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो तो अगर इस प्रकार का कोई बड़ा आयोजन या बड़ा कॉन्सेप्ट हम उनको दे पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के लिए वो चीज ज्यादा मायने रखती है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, ना कि इस बात से कि नदियों के किनारे बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज यही है और हमारे हिसाब से भी, वक्ता के हिसाब से भी, लेकिन कई बार उस चीज की मीडिया में वो वैल्यू नहीं होती जो हम अपना समझते हैं। मीडिया के नजरिए को और अपनी चीजों को दोनों के बीच में तालमेल बना करके हमें अपने प्रेस नोट तैयार करने पड़ेंगे। दूसरा चीज ये है कि जो प्रेस नोट जहां जाएगा उस व्यक्ति, आजकल जो स्वभाव में हमें जो देखने में आ रहा है मीडिया कर्मियों का, उसमें ये रहता है कि चीज रेडी मिले, उसमें कोई गलतियां ना हो, उसमें कोई कांट छांट की वो ना हो। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारी भाषा के ऊपर पकड़ है। ये हमारे अभ्यास का सारा कुछ हमारे अभ्यास का विषय है, तो भाषा के ऊपर पकड़ है। क्योंकि जब मैं अखबार में था तो बहुत सारे रिपोर्ट्स की खबर हमें पढ़ने को वहां मिलता था, एडिटिंग हम करते थे, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स की इमेज होती थी कि अगर ये रिपोर्टर कोई खबर भेजेगा तो इस खबर पे कम से कम आधा घंटा लगेगा, और इस खबर को कम से कम अभी होल्ड पे रखो, अगर जरूरत होगी तो छापेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और इस रिपोर्टर की खबर बहुत ही मतलब रेडी टू पब्लिश रहती है, इसको ले कॉपी पेस्ट करो और अपना छाप लो, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम होने की संभावना है। इसलिए वही बात रिपोर्टर पर भी है। रिपोर्टर को भी पता होता है, लोकल उसको रिपोर्टर को, कि अगर पंचनद शोध संस्थान की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति आई है तो वो बहुत ही साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन होगी, और दूसरे अगर संगठनों की किसी की आई है तो उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मेरा जितना टाइम इसमें लगाऊंगा इतने टाइम में तो मैं 2-3-4 खबरें कर लूंगा। तो हमारी जो भाषा है उस भाषा से हमारी जो इमेज बनेगी और उस इमेज का हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मैं मतलब इस पे कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे अनुभव में ये आ रहा है कि हम जो विधानसभा की तरफ से पिछले 1.5-2 सालों से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं वो सारी की सारी आमतौर पे मतलब फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे आमतौर पे लीड लगती है, और मतलब सारे रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, कहीं कोमा, बिंदी, फुल स्टॉप, और आपकी खबर अगर 7 बजे भी आती है, 8 बजे भी आती है तो भी कैरी ऑन होती है, क्योंकि उनको को पता है कि यहाँ से जो भी खबर आएगी वो बिल्कुल एकदम सही आएगी, उसमें कोई गलती नहीं आएगी, फैक्ट्स की कोई उसमें कोई गलती नहीं होगी, भाषा संबंधी कोई गलती नहीं होगी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। इसके साथ साथ हम उनकी हेल्प के लिए प्रेस विज्ञप्ति पे, जैसे पहले ट्रेंड नहीं था लेकिन अब ये धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है कि हम उस प्रेस विज्ञप्ति का एक अच्छा सा हेडिंग दे, और हेडिंग वही बात है जो मैंने बताया कि मीडिया के लिए वो सिर्फ उपयोगी की लगे, हेडिंग ऐसा दे, सब हेडिंग दे, पॉइंटर क्रॉसर 2 कम से कम दे, और अपनी जो हेडिंग, सब हेडिंग और 2 पॉइंटर, ये जो 4 चीजें शुरू की है, इन 4 चीजों में अपनी पूरी खबर आ जाए। अगर वो 4 चीजें, जिसने हेडिंग पढ़ लिया, सब हेडिंग पढ़ लिया और 2 पॉइंटर पढ़ लिए, उसको खबर की पूरी जानकारी मिल जाए कि हुआ क्या है, किसने किया है, क्या हुआ, क्या होगा, क्या है,
उसमें सारी जानकारी इस प्रकार की आए। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी खबर की उपयोगिता बने। और उससे क्या होता है, कई बार डिजाइनिंग के भी वो चीजें उससे उपयोगी की रहती है। मान लो आपने हेडिंग दे रखा है, सब हेडिंग दे रखा है, 2 पॉइंटर दे रखे हैं, तो वो स्पेस पे ज्यादा लेगी। और अगर आपने हेडिंग नहीं दे रखा या आपने बिल्कुल स्पार्ट प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक लिख के और नीचे से अपनी डेटलाइन लिख के खबर शुरू कर दी है, तो उसमें कई बार वो कैसे हेडिंग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, आपकी मर्जी का हेडिंग भी नहीं लगेगा, तो आपके साथ अन्याय होने की भी काफी संभावना रहती है। तो अगर आप अपनी प्रेस विज्ञप्ति के साथ न्याय करना चाहते हैं और उसकी ज्यादा उपयोगिता बनाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए कि उस पर हेडिंग जरूर लिखिए, उसका सब हेडिंग लिखिए और 2 पॉइंटर जरूर लिखिए। विषय काफी लंबा है। और एक बार प्रदीप जी मुझे ये बता देना समय कितना है अपने पास। दूसरा, इसमें कई बार हमें ना ये रहता है, जो मैंने अभी पॉइंट नोट किए थे, कि सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पूर्व सूचना, अगर अपनी इवेंट को लेकर के अपनी प्रेस विज्ञप्ति आने वाली है, ये सूचना अगर किसी पत्रकार को होगी तो निश्चित रूप से वो खबर के छपने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूर्व सूचना भी 2 प्रकार की है। एक तो मतलब 2-4 दिन पहले आपको एक कार्यक्रम का पता है, जैसे अभी हमारी गोष्ठी होने वाली है 4 दिसंबर को, पंचनद शोध संस्थान का वार्षिक अभिव्याख्यान। उसकी अगर 4 दिन पहले 3 दिन पहले एक गोष्ठी जाएगी तो उसका लाभ तो ये होता है कि जो हमारे शुभचिंतक है, समाज में जो रहने वाले हमारे और साथी हैं, जो पंचनद शोध संस्थान से जिनसे अभी हमारा प्रत्यक्ष रूप से मिलना नहीं हो पा रहा, तो उनको एक सूचना मिलती है कि आने वाली 4 दिसंबर को पंचनद शोध संस्थान की पंजाब इसमें यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो वो हमारे अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से फोन करके संपर्क करके वो अपना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो हमारे सीधा प्रत्यक्ष लाभ है। दूसरा जो एक सूचना है, जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन कार्यक्रम के सेम डे पे मीडिया को सूचना जानी बहुत ही जरूरी है। अगर वो सेम डे पे अगर आपकी सूचना बेशक एक लाइन की सूचना जाए, एक लाइन की सूचना भी बहुत उपयोगी रहेगी। अगर आपकी एक लाइन की सूचना है तो वो जो संबंधित पत्रकार है, उस बीट का जो प्रमुख रिपोर्टर है, वो आपको कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम के बीच में फोन अवश्य करेगा। वो पूछेगा, भाई साहब आपका प्रेस नोट कितने बजे आने वाला है। तो अगर वो इतनी आपकी उपयोगिता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो अच्छे मीडिया संस्थान हैं, जितने भी प्रमुख मीडिया संस्थान हैं, उन सभी की प्लानिंग होती है सुबह 10 और 11 बजे के बीच में होती है, और दूसरी प्लानिंग उनकी शाम को 6 और 7 बजे के बीच में आमतौर पे होती है। तो 6 बजे तक सिर्फ हो जाती है, 5 और 6 के बीच में। जो सुबह की जो प्लानिंग होती है मीडिया संस्थान में, सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में, सभी जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के ब्यूरो चीफ हैं वो, और अलग अलग शहरों में जो भी उनके प्रमुख सोर्सेज हैं, रिपोर्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, वो एक बार बैठते हैं। और उनमें मतलब सिर्फ ऑनलाइन होती है, वो फोन के माध्यम से होती है, या इस प्रकार के जो जैसे हम कर रहे हैं इस प्रकार के माध्यमों पे वो होती है। और उसमें ये तय होता है कि आज दिन में अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में क्या होने वाला है। तो उसमें जिस प्रकार की चीजें होती है, मान लो जैसे कल मोदी जी ने एक निर्णय लिया, तो उस निर्णय के ऊपर उसी समय ना प्लानिंग बनेगी कि भाई आज आपने मुख्यमंत्री से बात करनी है, आज आपने फलाने मिनिस्टर से बात करनी है, और उनकी स्टेटमेंट ये सारी सब जाए। दूसरा ये होता है कि अपने शहर में कोई राष्ट्रपति आ रहा है या प्रधानमंत्री आ रहा है, या कोई बड़ी इवेंट है अपने शहर में, या कोई रात को कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया, या इस प्रकार की कोई, तो ये सारी प्लानिंग होती है। अगर उस प्लानिंग के समय हमारी एक लाइन की सूचना चली जाएगी तो वो उस एक प्लानिंग का हिस्सा बन जाएगी कि आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय में पंचनद शोध संस्थान की एक बड़ी इवेंट है, और उसमें एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो इसमें अपनी बात रखेंगे और उनका अपना एक नाम है। इस प्रकार की हम अगर कोई भूमिका बना करके मीडिया को सूचना करेंगे तो एक वो अपनी जो खबर है वो प्लानिंग का हिस्सा बनेगी। और उसके बाद वो जो 6 बजे की प्लानिंग होगी, 5 बजे की जो भी प्लानिंग होगी शाम को, तो उस प्लानिंग में भी उसकी चर्चा होगी कि पंचनद शोध संस्थान। इसके 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो मीडिया के जो मेन जो कोर टीम है उसमें हमारी बात की चर्चा होगी, और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि उस खबर के छपने की संभावना बहुत ही ज्यादा होगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। जो पूर्व सूचना है, इस पूर्व सूचना पे हम अपना विशेष ध्यान न रखें। पहले एक उसकी इवेंट की पहले खबर पर उसमें प्रकाशित करवाएं, और दूसरा सेम डे उसकी खबर करें। तीसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहता है कि जब हम कोई भी प्रेस विज्ञप्ति तैयार करते हैं या कोई सामान्य सूचना मीडिया के साथ साझा करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इस बात के लिए अखबार में या टीवी चैनल पे रिलेवेंट पर्सन कौन है। इस बात की सबसे ज्यादा सिर्फ उपयोगिता। अगर हम कितनी भी अच्छी प्रेस विज्ञप्ति लिखेंगे, कितनी भी अच्छा हम कंटेंट तैयार करेंगे, और हमें रिलेवेंट पर्सन का नहीं पता,
तो वो कोई उसका फायदा नहीं होगा। अगर वो गलत हाथ में चली जाएगी, कई बार वो प्रतिस्पर्धा ही होती है और वो दूसरी बीट का रिपोर्टर दूसरी बीट को कई बार शायद ना भी बताए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो पंचनद शोध संस्थान टाइप के जो संगठन है या इस प्रकार के सामाजिक संगठन है, जो अकेडमिक जो कार्य वहां पर देखते हैं वो कौन सा रिपोर्टर है, और उस रिपोर्टर के साथ हमारा तालमेल, उसके साथ हमारी दोस्ती और उसके साथ हमारा अनौपचारिक संबंध ये हमारा विकसित होना चाहिए। और इस प्रकार की अगर चीजें हैं तो बहुत सारी चीजें हम मतलब बहुत अच्छा मतलब इसमें बेनिफिट उठाएंगे। मतलब उस बीट का जो प्रमुख रिपोर्टर है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी इसमें जो मुझे जो कई बार लगता है कि जो पंचनद शोध संस्थान की जिस प्रकार की कार्यशैली है और जिस प्रकार के विषयों पर यहाँ हम चर्चा करते हैं या जिस प्रकार के विषय हम लेते हैं, तो उसका आमतौर पर लोकल महत्व कम होता है और उन सभी विषयों का राष्ट्रीय महत्व काफी होता है। तो हमें इस मामले में दो तरह की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। नंबर एक, तो हमें जो अपना सोर्स है, अपना जो सोर्स पर्सन है जिससे भी हमने संपर्क करना है, वो लोकल लेवल का रिपोर्टर हो, कि जहां भी हमारी बात पहले मतलब एक फर्स्ट हैंड जाएगी, आगे उसने वो फॉरवर्ड करनी है खबर बना के स्थानीय स्तर पे। जैसे मान लो दिल्ली में हमारा कौन है, या मतलब हमारा जैसे वार्णी जी सिरसा में है, आशुतोष निगम जी फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद में सिरसा में यहाँ हमारा कौन प्रमुख पर्सन है जो हमारी खबर को सबसे पहले कैरी ऑन करेगा। दूसरा ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी खबर का कई बार महत्व होता है राष्ट्रव्यापी, और वो अगर राष्ट्रव्यापी महत्व है, अगर उस चीज को हम सीधे सीधे डायरेक्ट संस्थान के मुख्यालय तक भी पहुंचाएंगे तो उस चीज की एक बड़े अच्छे सम्मानजनक स्थान उसमें मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा इस चीज का बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा अगर हमारी खबर कोई देश विदेश वाले पेज पे आती है या राष्ट्रीय पेज पे आती है, तो ये हमें रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें रणनीति ये बना सकते हैं कि हम सभी केंद्र अपने अपने लोकल उसकी सूची रखें और केंद्रीय स्तर पर हम एक सूची तैयार करें मीडिया संस्थानों की, और वो सूची भी हम अपने जब भी उनकी कोई इवेंट हो लोकल अपने उनकी केंद्रों की, उनके साथ हम साझा करें और उनको हम स्पष्ट रूप से हिदायत दें कि आपकी जो ये मेलिंग लिस्ट है, दो मेलिंग लिस्ट होगी, एक राष्ट्रीय ये स्तर की और दूसरी स्थानीय स्तर की, तो दोनों में ही आप अपनी प्रेस विज्ञप्ति को जारी करें ताकि इस खबर को अच्छे ढंग से ये सम्मानजनक स्थान मिल सके। दूसरा जो ये काम है मीडिया का, ये पंचनद शोध संस्थान के संबंध में अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही आनंददायक काम है। दूसरे अगर हम किसी के लिए भी पीआरओशिप करते हैं, अगर हम दूसरे किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हम दूसरे राजनीतिक संगठन है या दूसरे हम व्यवसायिक उनके लिए काम करना है, तो बहुत सारी पेचीदियां उसमें होती है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी की संभावनाएं उनमें होती है, बहुत सारे विवादों में उलझने की बहुत सारे पेचीदियां काफी रहती है। लेकिन पंचनद शोध संस्थान का ये कार्य है, ये बहुत ही आनंददायक है, स्फूर्तिदायक है, और एक मतलब काम करने के बाद जिसको कहते हैं कि एक आत्म सुख मिलना, वो वाली एक कंडीशन वाला काम है। तो इस काम को हम बहुत ही अच्छे मनोयोग के साथ हम इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रेस विज्ञप्ति हम अपनी तैयार करेंगे, प्रेस विज्ञप्ति, उसमें न्यूज वैल्यू के साथ साथ हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ये बाकी संगठनों के लिए नहीं है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, कि जो हमारे विचार की ग्राह्यता है, हमारे जो सकारात्मकता विचार की जो ग्राह्यता है, हमारी जो एक विविधता को हमारा स्वीकार करने का मेन कॉन्सेप्ट है, उसकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़े। इसलिए हमें अपनी प्रेस विज्ञप्तियों में, अपने लेखनों में, अपनी जो दूसरी विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में इस बात का बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा विचार है वो विभिन्न लोगों को एक मंच प्रोवाइड करवाता है, सकारात्मक और सृजनता का ये सारा काम है, देश का काम है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के पक्ष है, इससे हमारी एक छवि है वो भी परिष्कृत हो, उसमें एक धीरे धीरे हमारी छवि एक न्यूट्रल छवि भी बने कि ये जो लोग हैं ये किसी न किसी दायरों में बंधे हुए लोग नहीं है, इनका दायरा सिर्फ एक ही है, देश समाज और मानवता के हित में जो भी अच्छा होगा वो सारा काम करेंगे। उसके लिए अगर इनको विरोधी विचारों के लोगों को अभी यहाँ मंच पर बुलाना पड़ेगा या कोई इवेंट करवानी पड़ेगी, तो धीरे धीरे मुझे जो लगता है, बाकी तो वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित है, कि एक हमारी समाज में जो ग्राह्यता है वो एक निष्पक्ष बने, हमारी जो एक छवि है वो एकेडमिक छवि बने, हमारी एक जो छवि है वो धीरे धीरे इस वैसी बने कि हम ये ना लगे किसी भी सामान्य मीडिया संस्थान को या सामान्य समाज को कि ये किसी एक चीज के साथ बंधे हुए लोग हैं। उनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये लोग हैं निष्पक्ष भाव से और ठीक ईमानदारी के साथ समाज में, देश में और तथ्यों की, घटनाओं की जो एक वास्तविकता है उसको सामने लाने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार हमारे जो एक बृहद
जो टारगेट है, जो वृद्ध हमारा जो लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, वो हमारा इस प्रकार का रहना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जो विषय है प्रेस विज्ञप्ति लेखन का, ये सीधा सीधा एक प्रैक्टिकल विषय है। पिछले बहुत साल पहले इस प्रकार के हमने जो कार्यशालाएं की थी उनमें ज्यादातर प्रैक्टिकल इस प्रकार के हम काम करते थे। आज क्योंकि ये वर्चुअल है, सौरभ जी ने भी बताया कि कुछ प्रैक्टिकल वर्क संभव इस फॉर्मेट पे कैसे होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमें इस सारे पे विचार ये करना चाहिए कि जो आज हमने मोटी मोटी चीजें समझी है, सुनी है, एक दूसरे के साथ साझा की है, कि वो एक दूसरे के साथ उसका प्रैक्टिकल पक्ष क्या हो। प्रदीप तिवारी जी इसको अच्छी तरह से मेरे ख्याल में हैंडल कर सकेंगे कि इस कार्यशाला के बाद या इस कार्यशाला के बीच में हम ये तय करें कि हम अपने जो कार्यकर्ता आज इसमें शामिल हैं, मेरे ख्याल में 30 कार्यकर्ता शामिल है, तो इन 30 के 30 कार्यकर्ताओं का अभ्यास थोड़ा सा हो, इस बारे में भी हमें थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। और इस बारे में जो आप लोगों के सुझाव है वो इस कार्यशाला को और समृद्ध करेंगे और उपयोगी बनाएंगे। तो हम अपने अपने सुझाव भी इसमें अभी हम उस समय के लिए दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरे से या सौरभ जी से रह गई होंगी और आप लोगों के ध्यान में आई होंगी, तो उन चीजों को भी हम एक दूसरे के साथ अगर साझा कर लेंगे तो ये कार्यशाला और उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। सर ने अभी जो हमारे दिनेश जी ने बताया, तो मैं एक 2-3 एग्जांपल आपको प्रेस नोट्स के दिखा रहा हूँ जो हमारे लेवल पे तैयार किए गए। प्री प्रेस रिलीज एंड पोस्ट प्रेस रिलीज। प्री प्रेस रिलीज का मतलब है कि प्रोग्राम से एक दिन पहले की, ताकि लोगों को खबर हो जाए कि ये प्रोग्राम कल होने वाला है, तो उसका प्रेस नोट कैसे लिखा जाए। और पोस्ट प्रेस रिलीज यानी कि जब प्रोग्राम हो गया है उसके बारे में हमें डिटेल्स देनी है मीडिया को, तो वो कैसे लिखा जाए। एक फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ, एक फॉर्मेट में आपको शेयर देख लीजिए। ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है आपका प्रेस रिलीज का। थोड़ा जूम बढ़ाओ सर इसका, सौरभ जी जूम थोड़ा सा। अच्छा, मैं देखता हूँ क्योंकि उस पे व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, तो मैं देखता हूँ। हर्षित एक मिनट आना। ठीक है, दिख रहा है। एक मिनट, ये पूरा स्क्रीन करना है इसको। जूम आप भी बढ़ा सकते हो। मतलब क्या करना है, इसको फोकस में लाना। अच्छा, अब ठीक है मुझे लगता है। एक मिनट। फोकस नहीं होगा, इसको विंडो तो थोड़ा सा ये जूम होना मुश्किल है इस पे। ठीक है, ठीक दिख रहा है। ये फॉर्मेट देखिए आपके, पहले हम लिखते हैं प्रेस विज्ञप्ति, और जिस तारीख को आप रिलीज कर रहे हैं 29 को, जैसे आपने 30 को एक प्रोग्राम होने वाला था तो 29 की डेट डाली है आपने, मीडिया को शेयर कर रहे हैं आप। और उसमें हमने क्या लिखा है, हेडिंग देखिए क्या लिखा है, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 30 मई को मनाएगा हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये हमने हेडिंग दी। एक और सब हेडिंग दी हमने, देश के वरिष्ठ पत्रकार एवं पद्मश्री आलोक मेहता करेंगे पत्रकारिता के छात्रों का ज्ञानवर्धन, या जो भी आप डालना चाहें। फिर डेडलाइन फरीदाबाद 29 मई, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग मीडिया की बात आपके साथ नामक साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला के तहत 30 मई को मनाएगा हिंदी पत्रकारिता दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि देश के वरिष्ठ पत्रकार एवं पद्मश्री आलोक मेहता करेंगे पत्रकारिता के छात्रों का ज्ञानवर्धन। इस सप्ताह के वेबिनार का विषय हिंदी पत्रकारिता कल, आज और कल होगा, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार करेंगे। ये इंट्रो हो गया इसका। बॉडी में क्या आएगा, वेबिनार में प्रसिद्ध पत्रकार आलोक मेहता हिंदी पत्रकारिता एवं का देश की आजादी की लड़ाई में योगदान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता के मायने, उपयोगिता, निष्पक्षता और विश्व के लिए काल बना कोरोना वायरस से मुक्ति में योगदान पर प्रकाश डालेंगे। ये बॉडी में हमने डाला। इसके अलावा विषय वक्ता
हिंदी पत्रकारिता का कल, आज और कल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी अपनी राय रखेंगे। वेबिनार में अंत में सवाल जवाब का कार्यक्रम भी रहेगा। अब कंक्लूडिंग स्टेज में क्या रहेगा, लास्ट में ध्यान देने वाली बात है कि संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग ने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मीडिया के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से मीडिया बनाम सोशल मीडिया विषय आधारित 3 ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है। इन प्रतियोगिताओं में नाम है फीचर लेखन, कार्टून एवं वीडियो बनाना, जिसमें देश के किसी भी संस्थान के छात्र भाग ले सकते हैं। तीनों प्रतियोगिताओं के प्रत्येक विजेताओं को 1500 रुपए का प्रथम, 1000 रुपए का द्वितीय एवं 500 रुपए का तृतीय नगद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि मीडिया विभाग इस प्रकार के वेबिनार छात्रों के ज्ञानवर्धन के लिए आयोजित करता रहा है। यह वेबिनार श्रृंखला भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है, जिसमें आगामी हर सप्ताह किसी न किसी समसामयिक विषय पे मीडिया की बात में चर्चा होगी, ताकि छात्रों को मीडिया के व्यवहारिक पक्षों से अवगत करवाया जा सके। यह हिंदी की प्रेस रिलीज है, इसी की हमने इंग्लिश भी बनाई है। टाइम बहुत लिमिटेड है, और इसके साथ हमने जो हमारा फ्लायर है वो भी इसके साथ भेजा है, ताकि लोगों को, मीडिया वालों को ये पता लगे कि क्या इसमें है डिटेल। ठीक है। उसके बाद हमने एक पोस्ट प्रेस रिलीज भी अलग एक प्रोग्राम की रखी है, जिसमें हमने पोस्ट प्रेस रिलीज में एक 30 जुलाई को प्रोग्राम, जो 30 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ उसकी पोस्ट प्रेस रिलीज बनाई। हमने हेडिंग दी, टेलीविजन पत्रकार बनने के लिए छात्रों का विषय ज्ञान, भाषा, आवाज और उच्चारण में निपुण होना आवश्यक है। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव, ये डीडी न्यूज के बड़े फेमस पत्रकार जिनको हमने बुलाया था। उसके अलावा उसमें 2-3 लोग थे जिन्होंने अध्यक्षता की, वो प्रोफेसर दिनेश कुमार थे। मीडिया का निष्पक्ष होना जरूरी, उन्होंने ये बोला। ये हेडिंग में डाला, सब हेडिंग में डाला, और हमने डेडलाइन दी, और उसके बाद हमने अपनी प्रेस रिलीज बनाई। टेलीविजन पत्रकार बनने के लिए फला फला, वो मेन पहले ऊपर रखा, उसके बाद बॉडी में, और फिर कंक्लूडिंग स्टेज में रखा। गौरतलब है कि मीडिया विभाग के मीडिया की बात आपके साथ में वेबिनार श्रृंखला में शिक्षाविद प्रोफेसर केजी सुरेश, पद्मश्री आलोक मेहता, शिक्षाविद एवं विचारक डॉक्टर सचिदानंद जोशी जैसे प्रसिद्ध वक्ता छात्रों से संवाद कर चुके हैं। वेबिनार का आयोजन फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स एवं मीडिया स्टडीज के डीन एवं अध्यक्ष प्रोफेसर अतुल मिश्रा की देखरेख में किया गया। तो ये हमने लास्ट में डाला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमारा जर्नलिस्ट अगर नीचे से हमारी स्टोरी को काटता है, तो अक्सर हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बची रहेगी, और ये यही हम चाहते हैं कि आम आदमी तक हमारी ये आवाज या ये हमारी मुख्य खबर पहुंचे। उसके अलावा उस प्रोग्राम के हमने फोटो भी उनको डाले हैं, और इन फोटोज के कैप्शन देना भी बहुत जरूरी है। इस लास्ट में जब हम प्रेस रिलीज डाल देते हैं, उसके बाद हम कैप्शन भी देते हैं फोटोज के, फोटो नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह इन फोटोज में कौन कौन लोग का क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को पता नहीं इनके बारे में। इसलिए ये 2-3 चीजें मैंने आपके सामने रखी। सबको सादर प्रणाम। आज मेरी आंखें खुल गई। मैं तो कभी भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है। श्री सुभाष जी ने और श्री दिनेश जी ने जो कुछ आज बताया, मेरे लिए सब कुछ ही नया था, और सब कुछ ही मुझे बिल्कुल, मेरा मस्तिष्क हिल गया कि इतनी टेक्निकल चीजें आप करते हैं, इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, और कभी किसी प्रेस रिपोर्टर को भी नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया, एक बार भी नहीं बुलाया। लेकिन संपर्क में तो रहते थे सारे, और मुझे ऐसा लगता था कि एक समय था जब किसी भी पत्रकार को हम कहते थे कि भाई ये सूचना देनी है, तो वो आपके पास खुद चल के आता था। आज की डेट में कोई नहीं आता, सिर्फ टेलीफोन पे उनको कहीं से सूचना मिलती है तो टेलीफोन पर वो आपको पूछते हैं, आपने क्या कहा क्या नहीं कहा वो न्यूज में कहीं नहीं होता, और वो आपके मुंह से कुछ और ही कहलवा करके, कहा तो नहीं लेकिन उसमें प्रेस में आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमेशा रिपोर्टर जो है वो पर्सनली जाकर के बात करता था, डिस्कशन करता था, डिटेल बात होती थी, और उसके बाद वो
उस व्यक्ति का वर्षन जो है पत्र में देता था। लेकिन हम कभी चाय का कप भी नहीं पिलाते थे। फिर पत्रकारों ने कहना शुरू किया, भाई ये क्या बात है, आप बुलाते हो तो फिर कोई चाय पानी का प्रबंध तो करो। चाय पानी का प्रबंध होने लगा। उसके बाद फिर ये सुना कि अब कहते हैं कि नहीं भाई, कि खाने वाने पे किसी पार्टी वार्टी में बुलाओ तब बात बनेगी। वो भी होने लगा। फिर हमने कुछ ऐसा समय देखा जब कहने लगे तुम कुछ गिफ्ट नहीं देते, फिर डायरी देने लगे। डायरी के बाद चलते चलते मेरे देखते देखते गोल्ड की डिमांड होने लगी, और गोल्ड की डिमांड खत्म नहीं हुई। उसके बाद होते कोई प्लॉट नहीं अलॉट किया हमारे नाम। अब एक प्लॉट किया है तो दूसरा प्लॉट भी करो। ये सारे परिवर्तन हमने स्वयं अपने जीवन काल में देखे। तो मैं क्या कहूँ भाई, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि सुभाष जी ने बहुत अच्छा बोला, और जो बोला रिलेवेंट बोला, काम की बात बोली। दिनेश जी ने बोला, मैं तो दिनेश जी को समझता था मेरे जैसे आदमी हैं, लेकिन अब इनको सुनने के बाद तो लगा कि ये तो जितने ऊपर दिखते हैं उससे 10 गुना नीचे को हैं। ओ भाई, परमात्मा आपको शक्ति दे और साहस दे और बल दे और सामर्थ्य दे कि आप समाज की अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों की सेवा करते रहो और ज्ञानवर्धन करते रहो। मेरा तो ये शुभ आशीष। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना हमारा ऐसे मूल्यांकन किया, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हम इतने होंगे, लेकिन ये आपका बड़प्पन है और आपका आशीर्वाद है। ये बना रहे तो हम निश्चित रूप से जो आपने कहा वो आशीर्वाद फलीभूत होगा ही फिर।